बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसी खबर सामने आई जिससे दिल्ली की सियासत में तो भूचाल देखने को मिला। इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्या एनडीए में अब बहुत बड़े हद तक बड़ी टूट या बड़ी दरार देखने को मिल रही है। और आखिरकार बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले क्यों पशुपति पारस जो हैं वो एनडीए के साथ अलग होने की बात कर रहे हैं। 19 और 20 ये दो डेट हैं जिसमें एक बहुत बड़ा ऐलान किया जाएगा। जो चिराग पासवान अभी तक एनडीए में दरार डाल रहे थे, मोदी के खिलाफ बगावत करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब ऐसे में पशुपति पारस ने भी सीधे सीधे तौर पर एनडीए के खिलाफ जाकर जो बड़ा फैसला लेने का मन बनाया। आखिरकार इसकी क्या वजह है? लेकिन एक बड़ी वजह यह भी है कि क्या चाचा और भतीजा एक साथ मिलकर बिहार के विधानसभा चुनाव में कुछ खेल कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी अमन सर। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर चिराग पासवान की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान है, लेकिन वही हनुमान एक वक्त में मोदी जी के अब खिलाफ पूरी तरीके से दिखाई दिए। लेकिन अब मैं अगर पशुपति पारस की बात करूं, अभी कुछ वक्त पहले अगर हम देखते हैं, कुछ महीने पहले तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद में माने जा रहा था कि क्या चिराग पासवान को साइड रख के पशुपति पारस के साथ में जो बीजेपी है वो बिहार का अपना आगे का रास्ता तय करेगी। लेकिन अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि पशुपति पारस भी जो हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़ हैं और एनडीए के साथ जो है वो गठबंधन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि बिहार में एक ऐसी खबर भी सामने आई जिसमें उनका जो कार्यालय था, पार्टी का जो दफ्तर था, उसको खाली करवा दिया गया। और ये कहा गया कि यहाँ पर रेनोवेशन होना है, भवन निर्माण है, और ये कहा जाए तो सरकार जो है बिहार में भारतीय जनता पार्टी की नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और बीजेपी जो है वो केंद्र में भी है, बिहार में भी है। उसके बावजूद भी जो है आदेश आता है कि आप बंगला खाली कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि एनडीए के साथ रहेगी जो है इनकी पार्टी, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जैसा हाल होता नजर आएगा। तो क्या अब ऐसे में स्थिति नजर आ रही है बिहार में चाचा भतीजा एक बार फिर से जो है अगर मुलाकात करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो इसका बड़ा फर्क रणनीति जो है वो दिखाई देगी? देखिए राहुल, जाहिर बात है कि अगर हम उत्तर बिहार की बात करें और वहाँ पर जो दलित वोट बैंक है उसमें सबसे बड़ी सेंधमारी की जो कोशिश हैं वो लगातार की जाती रही हैं। आप देखिए पासवान जो समाज है, समुदाय है, और यहाँ पर उनके जो अगुवाई करते हैं वो चिराग पासवान करते हैं। फिलहाल उससे पहले उनके पिता कह सकते हैं पूरी मुस्तैदी के साथ में खड़े हुए नजर आते थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वाकई में 2025 का चुनाव होने वाला है वो अपने आप में जो बीजेपी है उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है? क्या इसमें जो जेडीयू की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है? क्या यहाँ पर चिराग पासवान जो एलजेपीआर के अध्यक्ष हैं, क्या उनकी पार्टी की भूमिका बड़ी होने वाली है? क्या फिर मांझी को यहाँ बड़ा गेम करते हुए नजर आ सकते हैं? तो ये तमाम ऐसे कयास है जो निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि बारंबार जिस तरह से एनडीए कुनबे से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वो पशुपति पारस के हों, चिराग पासवान के हों, या फिर जीतनराम मांझी के हों, ये कहीं ना कहीं बागी सुरों की तरफ इशारा करते हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं अपने लिए बेहतर चाहते हैं। तो ये 3-4 जो छोटे दल कहे जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बड़ी खाई से लेकर चल रहे हैं, ऐसे में क्या वाकई में जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है उसको लेकर कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? पशुपति पारस, आपने सही कहा कि अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है, और मुलाकात से पहले वो ये भी कहते हुए नजर आए थे कि अगर बीजेपी ने उनको भाव नहीं दिया तो वो भी 243 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कि खुले तौर पर उन्होंने ये बात कह दी है कि अगर मेरे भतीजे यानी कि चिराग पासवान को बीजेपी ने अधिक तवज्जो दी तो यहाँ पर फिर मैं कुछ अलग करने का सोचता हुआ नजर आऊँगा। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि 2025 का चुनाव आते आते कई समीकरण बनने वाले हैं, कई बिगड़ने वाले हैं, और चिराग पासवान के बारे में लगातार यही बात कही जा रही है कि वो सही मौके की तलाश में, क्योंकि जिस तरह से अभी सरकार का हिस्सा है, और आपने जिक्र किया कि मोदी जी के हनुमान उनको कहा जाता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बड़ा काम किया नहीं है जिसकी वजह से उनको हनुमान कहा जाए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बारंबार वो इस तरह की बात करते हुए नजर आते हैं कि मेरे प्रधानमंत्री, मेरे मोदी जी, और तमाम ऐसी बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन क्या वाकई में जब वक्त पड़ेगा तो ये जो मोदी जी के बारे में इतनी बातें करते हुए नजर आते हैं कि उनके हक में खड़े होंगे या फिर अपना फैसला खुद करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की जो नज़दीकी है वो लगातार प्रशांत किशोर के साथ भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सर यहीं से मैं एक छोटा सा सवाल लेना चाहूँगा कि चिराग पासवान का जो दूसरा विकल्प है वो पशुपति पारस थे,
और अब पशुपति पारस के साथ अगर हम देखते हैं, पशुपति पारस जो है वो एनडीए से खुद को किनारा करते नजर आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी क्या वजह मानी जा रही है? और एक बात उन्होंने ये कहा कि जो हाल चिराग पासवान का हुआ, उनकी जो पार्टी का हुआ, वही हाल अब उनकी पार्टी का होता नजर आ रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं इस गठबंधन को जो है अलग रखा जाए। देखिए, हर चीज़ ज़रूरत के हिसाब से होती है राहुल, और आप देख रहे हैं बिहार की राजनीति में अभी फिलहाल चिराग पासवान की बड़ी पूछ हो रही है, लेकिन यही चिराग पासवान थे जो 2020 में जब उनके पिता का बंगला खाली कराया गया था तो बंगले के बाहर खड़े हुए नम आंखें उनकी थीं और बीजेपी के ऊपर तमाम सारे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। वही पशुपति पारस थे जो कह सकते हैं कि एलजेपी के ऊपर पूरा अपना अधिकार जमा लेते हैं और अपने आप को बिल्कुल अलग थलग करके कहीं ना कहीं एक जो मात्र सांसद जो खुद चिराग पासवान थे उनको अकेला छोड़ देते हैं और बीजेपी उनको एक्सेप्ट करती है, बाकायदा उनको वो जो मंत्री पद है वो भी देती हुई नजर आती है। चिराग पासवान उस समय अलग थलग पड़ गए। इसके बाद फिर चिराग पासवान के साथ में बीजेपी की नज़दीकियाँ बढ़ी और बीजेपी ने उनको 5 सीटें ऑफर कर दी। इसके बाद पशुपति पारस को बाहर कर दिया। तो किस पार्टी को किस तरह से इस्तेमाल करना है बीजेपी को बखूबी आता है। वो समझते हैं, जानते हैं कि जो भी उनके खिलाफ ज़्यादा हल्ला बोल करेगा बीजेपी उसको किनारा करने में देरी नहीं करेगी। और यही बात है कि चाहे वो चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, मुकेश सहनी का भी एक समय ऐसे ही था कि बीजेपी से बहुत नज़दीकी थी, बीजेपी ने उनके साथ में जो हशर किया उसके बाद उनकी लगभग पार्टी खत्म होती हुई दिखाई पड़ी। और तो तमाम ऐसे दल हैं जो बीजेपी के नज़दीक तो रहे, लेकिन जब जब बीजेपी को ज़रूरत पड़ी बीजेपी ने अपनी ज़रूरतों के अनुसार इन दलों को यूज़ किया और जब ज़रूरत नहीं आई तो इन दलों से किनारा भी कर लिया। जी, और देखिए बहुत बारीकी से सर ने ये बहुत बड़ी बात बताई कि जैसे उद्धव ठाकरे का हाल जो है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने किया, फायदे के लिए मुकेश सहनी का सर जिक्र कर रहे थे, फायदा लिया, उसके बाद हटा दिया गया। लेकिन सर क्या यही चिराग पासवान के साथ भी देखा जाता है? क्योंकि बिहार में युवा और बड़े चेहरे चिराग पासवान थे और उसके बाद हम देख रहे थे बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिन पर वो अपनी सरकार को घेरते नजर आए, चाहे वो लेटरल भर्ती का मुद्दा हो, बिहार को विशेष राज्य दिलाने की बात हो, या इसके अलावा जो पासवान समाजों ने आरक्षण दिलाने की बात हो। ये तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है वो खटकते नजर आए। उसके बाद दूसरा विकल्प जो है वो दिखाई दिया पशुपति पारस का। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों ही विकल्प बिहार में जो बीजेपी के लिए वो बिल्कुल फ्लॉप सर साबित होते नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और चिराग पासवान के बारे में ये भी कहा जा रहा था जब उनका बयानबाजी खूब हो रही थी, चाहे वो बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए उसको लेकर बात हो, या फिर अभी हाल ही में आपने देखा कि जब उनसे पूछा गया कि संविधान को लेकर जिस तरह की बातें चल रही, क्योंकि जो कोर्ट ने फैसला किया कि वहाँ पर अब वर्गीकरण होना चाहिए, जो बेहतर पोजीशन में उनसे आरक्षण लेकर जो गरीब तबका है या बिल्कुल निम्न स्तर पर है दलित समुदाय उनको जाकर देना चाहिए, तो इसके खिलाफ भी कह सकते हैं चिराग पासवान उठ कर सामने आ गए। और बीते दिनों तो यहाँ तक कहा कि अगर उनको जो है अपने पद को भी छोड़ना पड़े, अपना पद भी त्यागना पड़े, अपने पद को लात भी मारनी पड़े, तो वो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन वो संविधान के ऊपर और आरक्षण के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। ये बोल थे, ये बयान थे चिराग पासवान के। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर चिराग पासवान अपनी जो राजनीति है अब वो इस ढंग से करना चाहते हैं कि किसी की बैसाखी की ज़रूरत ना पड़े, कहीं ना कहीं लोगों के कह सकते हैं अंदर उनके लिए मान सम्मान बना रहे। पहले भी उन्होंने बात कही थी कि मैं किसी के ऊपर नहीं हूँ, मैं सिर्फ बिहार की जनता के ऊपर हूँ, वो मुझे चाहते हैं, पसंद करते हैं, और अगर मैं उनके दिलों में बसा रहूँगा तो बारंबार मुझे चुनेंगे। तो साफ स्पष्ट नजर आता है कि बीजेपी को लेकर भले ही वो तमाम सारी बातें करते हो, मोदी जी को लेकर तमाम सारी बातें और बयान वो जारी करते हुए नजर आते हो, लेकिन राजनीति हमेशा मौके की होती है। और जहां पर आपको बेहतर कह सकते हैं कि मौके मिलेंगे, बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप वहां पर जाते हुए नजर आएंगे। और यही चिराग पासवान है। मान लीजिए कल अगर वो सीटों को बंटवारे के ऊपर बात करते हैं कि भाई मुझे 50 सीटें चाहिए बिहार में, और बीजेपी या एनडीए खुद में उनको 10 से 15 सीटें देती हुई नजर आए, और यहाँ पर अगर आपस में तकरार बढ़े, तो जाहिर बात है कि जो चीज़ें हैं वो आने वाले भविष्य के हिसाब से हम ये नहीं कह सकते हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। कई बार चीज़ें समय के अनुसार बदलती हैं, और राजनीति में तो बारंबार देखा गया है कि आज जो आपके करीब हैं कल वो आपसे दूर हो सकते हैं, और जो दूर होते हैं वो कई बार आपके करीब आते हुए नजर आते हैं। तो यही पशुपति पारस और जो चिराग पासवान के बारे में भी कहा जा सकता है कि बीजेपी ने इन 5 सालों के अंदर जिस तरह चचा भतीजे को यूज़ किया है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि जब जब बीजेपी की ज़रूरत पड़ेगी और जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी बीजेपी अपने खेमे में लेकर आएगी, और जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको पशुपति पारस की तरह आप कह सकते हैं खेमे से अलग करती हुई भी नजर आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर और आपका। और सर ने ये बोला कि जिस तरीके से ये राजनीति है, और राजनीति में हम देखते हैं राजनीतिक पार्टी के नेता किस तरीके से पाला बदलते हैं। और मैं जाते जाते बोलना चाहूँगा कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान जो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा जंग और राजनीति में सब जायज़ है, और शरद पवार को
कोड करते हुए ये बात उन्होंने कही थी, क्योंकि सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो बड़ा फैसला शरद पवार की तरफ से लिया गया और जो 2-3 पार्टियां थी, 2 पार्टियां देखिए, एक तो शिवसेना को बांट दिया गया, एक शिवसेना शिंदे के पास, एक आती है शिवसेना यूबीटी अलग हो जाती है, एनसीपी को बांट दिया गया। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले जिस तरीके से पाला बदलने वाली जो राजनीति चल रही है, इसका किसको कितना फायदा मिलेगा, लेकिन क्या बिहार में चाचा भतीजे एक साथ मिलकर कोई कमाल कर पाएंगे। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।